पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म बार बार जिक्र करते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर जाते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद खातिर खा इजाफा हुआ है और फिगर्स भी इसी तरह से जाहिर कर रही हैं। लेकिन इस साल का जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है उसमें जो मैन पावर एक्सपोर्ट है उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो इस वक्त मुनासिब मौका है कि वज़ीर आज़म इस हवाले से नोटिस लें। क्या मामला हैं इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, तोशा खाना उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ रही। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा एक ऑर्डर दिया जिसको हुकूमत ने चैलेंज किया और अब एक ये सियासी सवाल भी बनता जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत क्या ये चाह रही है कि आप बैल मुझे मारो, और वज़ीर आज़म की जो विजन थी ट्रांसपेरेंसी की उसको अंदर से बैठ के ही कुछ लोग सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ इंतखाबात में इस्लाहात, इंतखाबी अमल में इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये मामला क्या है, इस हवाले से ही बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लाम न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम नवाज साहिबा ने कुछ जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और उसका कुछ मवाजना किसी चीज़ के साथ किया, किसके साथ किया, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो एक जो आरटीएस बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है। जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, चाहे वो महंगाई हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कोशिश कर ले, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने। अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना। मलिक अहमद खान साहब, आपसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि 2017 में जो इलेक्शन एक्ट 2017 आपकी हुकूमत लेके आई थी उसके सेक्शन 103 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिक्र था बाकायदा तौर पे। आप समझते हैं कि हुकूमत ने इस पे जो इनिशिएटिव लिया वो कानून के मुताबिक है या कि इस पे आपके जो कंसर्न्स हैं वो कानून के अलावा हैं? जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी दो साइड्स हैं। एक साइड तो ये है कि हम मशीन की अब प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें और उसमें देखें कि मशीन की इफादियत और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, और दूसरी इसकी जो सूरत है वो ये है कि हम इसमें ये देखें कि इसकी पॉलिटिकल वाइबिलिटी जो आज गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये एक धांधली को ख़त्म करने का ज़रिया होगा, और बाकी जितनी अपोजिशन जमातें हैं तो वो उनका मौक़िफ़ है कि ये एक मैनिपुलेशन का एक ज़रिया होगा। अब ये दो बिल्कुल एक एक्सट्रीमली डिफरेंट पोजीशंस हैं, और ये उन लोगों के दरमियान एक्सट्रीमली डिफरेंट पोजीशंस हैं जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा लेना है। ये दो फ्रीकैन हैं। अब ये दोनों फ्रीकैन जब अपनी इतनी स्टेटेड पोजीशंस पे खड़े होंगे, यानी इतनी उनकी सख्त मौक़िफ़ होंगे, या हुकूमत ये कह रही होगी कि धांधली के ख़ात्मे के लिए, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रही हैं कि धांधली करने का ज़रिया साबित हो सकती है, तो फिर इनमें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मशीन की जो इफादियत है या उसके नुकसानात हैं, उसके बियॉन्ड जो पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात है वो सबसे पहले एड्रेस होगी, तो फिर आगे बात होगी पॉलिटिकल ट्रस्ट। अच्छा, आपने प्रोज एंड कॉन्स का भी इसका जिक्र किया मशीन का, वो वहां से शुरू करते हैं फिर पॉलिटिकल, क्योंकि काफ़ी वसी हो जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स। आपको इसमें फ़ायदे और नुकसानात मशीन के टेक्निकल कोई ब्रीफिंग हुई है इस हवाले से, वो क्या है आपके खदशात? देखिए सर, एक तो वो तजर्बात हैं जो कि दुनिया ने किए, और उसमें पहला जो हमें सबक हासिल हुआ वो ये है कि ये एक स्टैंड अलोन एक्ट के तौर पे आप इसको यकदम इंट्रोडक्शन दे दें और कहें कि ये मशीन कामयाब हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स। और मैं आपकी इजाज़त से अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे तो मैं इसको आपके इसके एक्सपेरिमेंट पे मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर का मेंबर हूँ। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पिछले साल तजर्बा किया। पहले तजर्बे में जब हमने उसको वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया
तो पूरी पोलिंग हो गई, शाम 4 बजे जाकर बंद हुई। ये वही मशीन है जो हुकूमत अभी प्रेजेंट कर रही है या एक डिफरेंट मशीन थी? ऑलमोस्ट उसकी सिमिलर एप्लीकेशन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर एप्लीकेशन है। जब उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब वो वोटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई और शाम 4 बजे जाकर वो पोलिंग को बंद कर दिया गया। अब फिर वो री इलेक्शन हुआ अगले दिन, वो पहला इलेक्शन मनसूख कर दिया गया, उसकी टैली में फ़र्क आ रहा था, उसके वोट के जो साथ प्रिंट निकल रहा था उसमें फ़र्क आ रहा था, और कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी जो कि वो सेम डे एक्सपेरिमेंट पे हमें प्रॉब्लम हुई। अगले दिन किया, फिर यही नतीजा निकला, उसमें फिर प्रॉब्लम आई, और वो 2-3 दफ़ा करने के बाद हमें इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़ गए, और फिर हमें ये फैसला करना पड़ा कि वेदर ये इलेक्शंस जो हैं हमें दोबारा मैनुअल सिस्टम पर लेके जाने पड़ेंगे। अर्ज़ के जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर इस मशीन ने इफ़ एट ऑल अगर इसके कोई नुकसानात और इसके फ़वाइद पे बात होगी, तो वो उसकी एक प्रैक्टिसेबल पोजीशन, जब वो बाकायदा, ये ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बात नहीं हो सकती, वो ये होगा कि किसी एक हल्के इंतखाब में हुकूमत फैसला करती, ये भी कंटोनमेंट बोर्ड्स पे करवाने की बात कर ली थी, उससे पहले किसी बाई इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, और कानून भी कहता है पायलट प्रोजेक्ट्स का, जो आपने बात की सेक्शन 103 में पायलट प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। मैं जरा मिनिस्टर साहब से पूछूं, मिनिस्टर साहब 2-3 कंसर्न, एक तो वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने ये जो मशीन तैयार की है ये आप लोगों ने खुद तैयार की है, और इसके फीचर्स जो हैं, जो एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने खुद किसी और मशीन से किया जिसका रिजल्ट मलिक अहमद खान साहब ने बताया कि काफ़ी क्वेश्चनेबल थे, तो इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं या होंगे, और इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकातें हुई हैं कोई कंसर्न्स आए सामने? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो जिन इलेक्शंस का जिक्र अहमद साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या मशीन थी, किसने बनाई, कहाँ से आई, और उसका जिक्र कभी पहले इन्होंने नहीं किया। ये इन्होंने भी कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ बैठे हैं, बल्कि एक लाइव शो में भी था जिसमें इन्होंने रिफ्यूज़ किया उसके करीब जाने के, बिकॉज शायद कहीं करंट लगने का खदशा था। तो करंट है उस मशीन में? नहीं, करंट तो ये तो अगर हम बाकियों ने इस्तेमाल किया उनको तो नहीं लगेगा। करंट से तो डर लगता है जी। देखें, बात सुने, बात ये है जी कि पहली बात तो ये कि इसको हम देखें, इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। वो ये है कि देखें, जब हमने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि जी देखें हमारे इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, उस पर ये इनको इनकार है, पूछ लें इनको अगर कि जो माजी के इलेक्शंस हैं, वो अलग बात है कि पूछें कि ये पिछले सिस्टम से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने इनके लीडर, ठीक है, तो वो इनके लिए बेहतर सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब हमारी पार्टी जिसने कि एक हमेशा ऐसे काम किए हैं जिससे कि हमने हमेशा वो जो ट्रेडिशंस है उनको ब्रेक किया है, कि नहीं, जो माजी के जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनको ठीक करने के लिए हमने एक कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी, उसकी बुनियाद पे हम शुरू हुए, और फिर साथ ही में उन्होंने 31 मई को उन्होंने 10 और कंडीशंस दी हमें, जो कि प्रेसिडेंसी में जो टास्क फोर्स बनाई गई थी आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए, उसमें आकर उन्होंने हमें अपडेट भी किया, और उन अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स को भी हमने बिल्ट इन किया, बिकॉज वक्त तकरीबन हमें 1 हफ्ता हुआ था मशीन को शुरू किए हुए, उसमें हमने वो भी डाल दी। यानी कि ये जो मशीन है ये प्योरली 100% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनी है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको न सिर्फ बड़े एक्यूरेटली एड्रेस करती है, बल्कि उसमें जो वो है, इसका जो तरीक़ाकार है वो इतना सिंपल है कि जो करवाने वाले इलेक्शन यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके लिए भी आसान है, वोटर्स के लिए भी आसान है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया आपकी मशीन, और क्या हुकूमत ये थोपना चाह रही, क्योंकि कंसर्न्स आ रहे हैं कि जी ये एक ही मशीन है जो हुकूमत ने खुद तैयार की और इसमें रिगिंग का कोई सॉफ्टवेयर आपने शायद डाला हो, तो एक ही मशीन है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मशीन को टेस्ट कर सकता है या और बिड्स भी मंगवा सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने पहले तो ये साबित किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने कि हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यानी कि तकरीबन 80 दिनों में हमने ये एक प्रोडक्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमने वो बनाया। तो हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमने लोकली एक ऐसी मशीन बनाई है जो सारी जो है ना, जो इवन इंडिया की जो मशीन है उसकी भी 10 गुना बेहतर उसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो है। अब जो है, जब हमने ये इलेक्शन कमीशन को लाइव प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी बनाई जो कि इसकी उससे तो मुतमईन थे जो इसकी फंक्शनिंग थी। अब वो इसको टेक्निकली भी एनालाइज करना चाहते थे कि इसकी क्या जो कंडीशंस हैं, बिकॉज एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा जो है तो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट होता है।
अब वो करने के लिए उन्होंने एक टेक्निकल टीम बनाई, वो 25 दिन का उसके पास 45 दिन का उसको टाइम दिया कि आप उसमें इस मशीन के बारे में अपने टेक्निकल साइड की व्यूज दें। एक मीटिंग हुई 8 सितंबर को और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। अब टाइम सेंसिटिविटी भी है इस हवाले से कुछ? टाइम सेंसिटिविटी तो है इसलिए क्योंकि देखें कुछ लोग जो है अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून खास तौर पे या पीपल्स पार्टी हैं, ये वैसिलेट करते रहते हैं, ये अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। कभी इनको मशीन पे एतराज़ है, जब उधर इनको आर्गूमेंट्स मिल जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी प्री पोल जो रिगिंग होती है असल में उस पर हमें वो करना है, और जो कराते हैं और जो माजी ये वो, हालांकि उसके बेनिफिशरी यही रहे हैं। पहली बात तो ये है। अब जो ये जहाँ तक आपका ये सवाल है कि यही मशीन होगी, हमारा कहना ये है कि ये मशीन ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ये एक इंटरनेशनल टेंडर जो उसकी हम आज भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपील की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, बिकॉज टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अपोजिशन की जमातें जो है ये इसको वो डिले करने की कोशिश कर रही हैं कि एक ऐसी स्टेज पे हम आ जाएं कि कहें कि जी टाइम नहीं है। तो हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो फौरन एक तो डे टू डे डेली बेसिस आप पे कोई सैंपल देने को तैयार होंगे मलिक अहमद खान साहब की जमात को कि जनाब आप भी जाएं, इसको जहां चेक करने आप करें, किसी भी इलेक्शन में आप चेक करें? नहीं बिल्कुल जी। देखें ये तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब अपना टेक्निकल वो दे देगा, वो उसकी जो उन्होंने जो भी उन्होंने उसकी टेस्टिंग करनी है वो जब हो जाएगी, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करने हैं, एक कंपटीशन होगा, सारी दुनिया लोकल बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लोकली भी है और बाहर की भी, वो सारी उसे पार्टिसिपेट करेंगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन बाय रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें हो सकता है ये वाली मशीन सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है कोई और, ये हम नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। जिस तरह के इलेक्शन की जिम्मेदारी उन पे है, प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी उन पे है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन की सिलेक्शन उनकी जिम्मेदारी है, ये काम हमारा नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है, हमने एक दिया है, एक सोल्यूशन दिया है, उनको हेल्प किया है, ठीक है, उनको हेल्प किया है, ये काम हमारा नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इंटेंशन तो बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही हैं, इन कानून के मुताबिक लग रही हैं, और वो कह भी रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं। सिर्फ एक मसला है टाइम सेंसिटिविटी का, जो अपोजिशन है बकौल मिनिस्टर साहब के, आप लोग नहीं चाहते कि अगले इलेक्शंस किसी तरह जो कानून के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कहा गया उसके मुताबिक हो। और साथ साथ में एक और इससे लिंक सवाल भी है जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे वो लोग हमले कर रहे हैं जो माजी में इन पे हमलों की बात करते थे। क्या कहा, आइए देखते हैं। ईसीपी पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। कितनी खतरनाक बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के खिलाफ नोटिस लें? इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। जी मलिक अहमद खान साहब, दोनों सवालात आपके सामने हैं, इसका अगर आप काइंडली कुछ रोशनी डालना चाहें। जी सब, जहाँ तक ये ईवीएम की पहले हम बात कर लें। देखें ईवीएम का हमारा पहला और बुनियादी एतराज़ ये है कि पॉलिटिकल ट्रस्ट नहीं है। दूसरा हमारा एतराज़ ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेड और ट्राइड नहीं है। तीसरा हमारा एतराज़ ये है कि इसमें मैनिपुलेशन का बड़ा अंदेशा है। चौथा हमारा एतराज़ ये है कि इसकी रिलायबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन है। बार बार एग्जांपल सामने आती है कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम जो कि 20-22 साल लगने के बाद सामने आया, अभी अब रिसेंटली उसमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली के इंतखाबात के ऊपर 49 इंस्टेंसेस पे उस पर एतराज़ात सामने आए हैं, आज तक अनआंसर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उनको अभी तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाया, और वो मेनली इस बुनियाद पर हुए होंगे जिसकी तफसीलात अभी उनके सामने नहीं है कि मशीन की रिलायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इलेक्शन लॉज की जो शिबली साहब बात कर रहे थे और उसकी एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी फंक्शनैलिटी के हवाले से जो बात कर रहे थे, इन सारी बातों का ये तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक ऐसा इसमें उसका किरदार है कि उसने कंडक्ट कराना है। अब कंडक्टर ऑफ एन अफेयर जब ये कह रहा है, जो जिसने इस चीज़ को मुनक्किद करना है, जब वो उसके ऊपर एतराज़ात उठाते हुए अपनी कैपेसिटी के, अपनी उसके ऊपर जो उनकी अनविलिंगनेस है ऑन द रीजंस के, वक्त की किल्लत के एतबार से, या तो इसमें कोई चांस नहीं है कि आप और हुकूमत मिलकर बैठे, कमेटी आपकी तरफ से कोई नॉमिनेशंस जा चुकी है हुकूमत को कि बैठ के इन एतराज़ात को एड्रेस कर लें?
नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बात उस वक्त मुनासिब होगी कि जब पहले ये एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट एक डाइवर्जेंट पोजीशंस हैं जिसमें इनका ये मौक़िफ़ है कि ये धांधली के ख़ात्मे के लिए और हमारा ये ख्याल है कि ये धांधली करने के लिए। तो ये इस पर जब हम इसकी तकनीकी तफसील में जाएंगे कि ये कैसे, सर गुजारिश एक सेकंड ठहर लेना, इलेक्शन कमीशन के एतबार के ऊपर भी हम अभी आपके साथ उसका भी हम पूरा जायज़ा ले लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एतबार पे किन बुनियादों पर आपको उन पर एतराज़ था और किन बुनियादों पर हम ये कह रहे हैं कि इस मशीन में पहले उन फ्रीकैन के दरमियान तय होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो एक तीसरा फरीक है। मैंने आपके साथ इलेक्शन कंटेस्ट करना है और मेरा ये इलेक्शन आपके साथ कंटेस्ट करने से पहले इस बात पर मुत्तफिक होना ज़रूरी है कि रूल ऑफ द गेम जो है वो क्या होंगे। अगर मेरे और आपके दरमियान रूल ऑफ द गेम तय नहीं पाते तो वो इलेक्शन जो आज से 2 साल बाद आपने करवाना है, ये वाहिद इलेक्शन होगा जो प्री पोल, इससे पहले पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख ये है कि पोस्ट पोल तनाज़ात आते हैं, जब काउंट आ जाती है तब तनाज़ात आते हैं लोग। ये वाहिद इलेक्शन होगा जो कि प्री पोल, अभी इलेक्शन में 2 साल है, अगर अपने मुतय्यन करदा वक्त पे होता है तो 2 साल कबल ही इसके ऊपर इतने तनाज़ात खड़े होने लग पड़े हैं। लोगों का कैसा इसके ऊपर ट्रस्ट आएगा सर? दूसरी जो मेरी इसमें मेरी एक राय है वो ये है कि ये बुनियादी सवाल ये उठाता है कि जो गवर्नमेंट इसमें फैसला करती है कि ये इलेक्शन लॉज हमने किए कि जी ऑर्डिनेंस लेकर हम आ गए और ऑर्डिनेंस में हमने कुछ 47 या 49 के करीब इन्होंने उसके अंदर अपनी वो अमेंडमेंट्स कर दी या नया लॉ जो भी पेश किया। उसमें कुछ होंगे ऐसी बातें जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन के हवाले से है, कैपेसिटी के हवाले से है, इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने की वजह से, ठीक है ये बातें ज़रूर होंगी, लेकिन 23 कवानीन वो हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतसादिम है। अच्छा, फिर जब ये कैसे मुमकिन है कि आप ये फैसला कर लें कि फ़ौरन ये जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके वोट को आप ई वोटिंग का, यानी आप 8 मिलियन वोटों का ये उसको एक कितने कह रहे हैं सर? आई वोटिंग मैं कह रहा हूँ, नॉट ई वोटिंग। आई वोटिंग, जी जी हाँ, आई वोटिंग के लिए। तो आई वोटिंग पे भी हमारे एतराज़ात उसी नौयत के हैं। और फिर आप जब ये कहते हैं कि उनकी जो वोटर लिस्टें हैं वो नादरा मेंटेन करेगी, यानी वो जो एक आईने पाकिस्तान इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है उसको आप एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बिल्कुल ठीक है, 23 एतराज़ात उस ऑर्डिनेंस पे। मैं जरा मिनिस्टर साहब का इस पे रिस्पॉन्स भी दे लूँ। पॉलिटिकल, टेक्निकल, ट्रस्ट डेफिसिट, मैनिपुलेशन के चांसेस, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन पे आप लोग हमलावर भी हो रहे हैं। 2 वज़रा को नोटिस भी जारी हुआ है, उन्होंने आज मजीद टाइम भी मांग लिया है। तो ये वाकई इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी गर्मी सर्दी हो रही है? और प्रेसिडेंसी में भी कोई गर्मी सर्दी हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ? नहीं जी, प्रेसिडेंसी में कोई गर्मी सर्दी नहीं हुई थी। ये 37 पॉइंट जो उन्होंने दिए थे, जिसमें 27 उन्होंने अपने खिलाफ चार्जशीट की थी, उसमें एक ऐसी बात थी जिसमें कि ये मशीन इंश्योर नहीं कर सकती है कि ख़वातीन का जो लोअर टर्न आउट है उसको ये इंश्योर नहीं कर सकती है। तो ये ज़ाहिर है कि थोड़ी सी इस पर थोड़ा हंसी मजाक सी हुई कि ये इसमें मशीन क्या कर सकती है ख़वातीन को लाने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अहमद साहब ने ये एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस बना ली हैं, दे दी हैं। उसकी वजह है, पहली बात तो ये है कि अगर इनमें इस चीज़ का ये खदशात हैं, इनको चाहिए कि ये कमेटी में, चाहे वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जितने भी नुकात हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसमें हैं, तो इस पर आके ये बात करें। कोई चीज़ भी अगर कमेटी में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई बनाई है अभी? इन्होंने आज मुझे पता चला कि इन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब ने नाम भेज दिए हैं, अहमद साहब उनके स्पोक्स पर्सन है, ये कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, आया हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारे तनाज़ात या खदशात का जिसका जिक्र किया है, आया जो मैनुअल एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इसको हल करता है? आया जो हमारे माजी में जितने इलेक्शंस हैं वो बगैर तनाज़ात के हुए थे? तो इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये तो कभी जब एक पार्टी हारती है दूसरी 2077 से ले लें, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं जो हारने वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं कि जी हम नहीं मानते हैं, ये धांधली हुई है। एक पार्टी का तो प्राइम मिनिस्टर एंडेड अप इन अ फांसी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बिकॉज शुरू हुई थी रिगिंग से बात। फिर इस तरह जो सब्सिक्वेंट इलेक्शंस आते रहे हैं तो उसमें हमेशा तनाज़ात रहे हैं। और गवर्नमेंट, और फिर इनकी गवर्नमेंट, जब इन्होंने 2013 में किया तो हम बिल्कुल खड़े हो गए, हमने धरना दिया, हमने कहा कि जी 4 हल्के खोलो। जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो इसी में अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने में लगी रहती हैं।
एज अ रिजल्ट सफर क्या करता है, मुल्क सफर करता है। तो इनके अगर जो भी तनाजात हैं या जो इनके खदशात हैं रादर, उनको दूर करने का मैं अगर अहमद खान से पूछूं कि भाई आप जब बैठे हुए थे तो आपको टच करने में क्या एतराज है, जब आप उसके करीब ही नहीं आना चाहते तो आपका पता चल जाता है कि आप मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, आप उसी सिस्टम पे खुश हैं, उसी को बचाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके लीडर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बचे। हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, हम चाहें तो हम इसी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करें, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट की नहीं सोचते हैं, वो मुल्क की सोचते हैं। वो ये चाहते हैं कि 21वीं सदी आ गई है और ये उठा के इधर उधर की एग्जांपल्स दे के भाई ये मशीन है इस तरह की, आप 10 और मंगवा लें। कमेटी आप कह तो रहे, शहबाज शरीफ साहब ने नाम दे दिया, वहां ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं ब्रेक लेता हूं, मलिक अहमद खान साहब इस कमेटी के मेम्बरान का कंट्री कर लेते हैं जो मिनिस्टर साहब ने कहा है, और साथ कुछ सोल्यूशन भी नून लीग की तरफ से आए हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं सीनियर क़यादत की तरफ से, उस पर ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक अहमद खान साहब ने जिस पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र किया, नून लीग की सीनियर क़यादत भी कुछ इसी तरह की बातचीत करी। आज मरीम नवाज साहिबा ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कहा कि क्यों इस वक्त गैर मौसर हैं, आइए देखते हैं। मैं तो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात को इसलिए इस वक्त बिल्कुल गैर मुअस्सर समझती हूँ कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहाँ से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप एक जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फायदा नहीं है। जी नाज़रीन, और एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी एक सोल्यूशन दिया। वो क्या सोल्यूशन है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन का मसला हमारे इलेक्शन लॉज नहीं है, हमारे इलेक्शन का मसला ईवीएम का होना या ना होना नहीं है। हमारे इलेक्शन के शफाफ होने का सिर्फ एक ही मसला है, अगर हमारी रियासत और उसकी मशीनरी गैर जानिबदार हो जाए तो आप यकीन कीजिए कि मौजूदा कवानीन के तहत बेहतरीन इलेक्शन हो सकता है। जी नाज़रीन, और साबिक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या फरमाया उन्होंने, आइए देखते हैं। अगर याह्या खान करा सकता था और उसने कराए 1970 में, उसके बाद जो है याह्या खान की ज़हन में जो चीज़ें आई वो भी हमारी तारीख का हिस्सा हैं। वो अपने इक़्तिदार के पीछे पड़ के जो एक अच्छा काम कराया था वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई हमारे मुल्क की तारीख की जो है। अगर इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट जो है गारंटी कर दे, बिकॉज इस वक्त वो जामन है इन चीज़ों के इस मुल्क के अंदर जो है, अगर वो करा दे किसी को कोई दुख नहीं होगा। अगर कोई हार जाएगा इलेक्शन जो है, जीत जाएगा, वो उसको तस्लीम किया जाएगा, एक क्रेडिबिलिटी होगी और उसके बाद दे कैन रिट्रीट टू देयर ओन, जो भी उनकी जो पैरिफेरी है उसमें चले जाए। मे बी आई एम थिंकिंग बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक और या विजुअल थिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचेंगे तो फिर सोचों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा ना। जी मलिक अहमद खान साहब, बतौर तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब, आप बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की भी क्या यही राय है? इस्टेब्लिशमेंट, रियासत, रियासी मशीनरी, धांधली के पैदाइश के सुराख, ये कौन सी चीज़ें हैं? और शहबाज शरीफ साहब भी इसी मौके पर कायम हैं? जी अर्शद साहब, देखिए शहबाज साहब तो बड़ी शिद्दत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में अगर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशंस मेडलिंग करते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी जगह पर बाई इलेक्शंस में गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है तो उसको नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंट पास्ट में आपके सामने एविडेंस आई है, तो उस एविडेंस में किसी ने किसी एजेंसी पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जो सिक्योरिटी अदारों के साथ होगी। उसमें जो भी एविडेंस सामने आई, इलेक्शन कमीशन के प्रोब में आई या सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में आई, तो वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन सब के ऊपर चीज़ें आई और वो बड़ी क्लियरली आई और उस पर वो री इलेक्शन करना पड़ा। ये तो भी बिल्कुल आपके हाफजे में होगा कि क्या है। तो मामला ये है कि अगर ये सारी बातें जिसकी तरफ से इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का, तो उसका एक वाहिद हल है, और वाहिद हल है एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन। गवर्नमेंट्स ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन को उस इख्तियार के साथ इस्तवार करें जैसे कि हिंदुस्तान में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये उनके पास ये इख्तियारात हों
कि वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन प्रोविंसेस के अंदर या एक ही दिन पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो वो फुली एम्पावर्ड हों, वो इस लिहाज से एम्पावर्ड हों कि वो जज़ा सज़ा के इख्तियार रखते हों और उसको बतौर कौम हम तस्लीम भी करें। वो ऐसे ना हो कि उसमें जब मेरी सूटेबिलिटी हो, देखें ना ये तो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस कितनी लार्ज हैं, आप इन सब को देख सकते हैं। अगर यही गवर्नमेंट जो आज गवर्नमेंट है इनके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तौर पे इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था, उसकी भी आप एक रील निकाल दें, एक नहीं ऑन मैनी ओकेजन्स ये सेड के हुकूमत में वही आके बैठते हैं जिसको फ़ौज लेकर आती है। तो अगर किसी को हुकूमत में ला के बिठाने के लिए फ़ौज का कंधा कहा जाता है, एज एन इंस्टीट्यूशन फ़ौज भी ये सुन रही होगी और देख भी रही होगी कि किस किस्म की वॉइसेस हैं, चारों तरफ से हैं और ये बात हो रही। अगर तो ये मामला आपने फॉर वंस एंड ऑल ख़त्म करना है तो उसके लिए फिर आपको क्या तरीक़ाकार होगा कि यूनिलैटरली आप ऐसे कवानीन ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेकर आ जाएं, या इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लीन कंसेंसस क्रिएट किया जाए, पूरी नेक नीति के साथ किया जाए, कोई ग्रैंड डायलॉग के साथ किया जाए जिसमें यह तय कर लिया जाए कि वोट की हुर्मत कैसे कायम होगी। बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आया इस हवाले से। मैं लार्जर क्वेश्चन जो पूरी नून लीग की क़यादत रेज कर रही है और आपने मलिक अहमद खान साहब को भी सुना, कह रहे हैं कि लार्जर नेशनल कंसेंसस इस पे क्रिएट करें, इदारों का रोल डिफाइन हो, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें फुल्ली। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है, फुल पावर है और ये हमसे ज़्यादा हुकूमतों में रह चुके हैं, तो इसलिए ये हमें न बताएं कि इन्होंने क्या किया है। आज ये बन गए, अभी मैं आपने जो बातें जिनको भी सुनाई, मरियम बीबी ने बातें की, मरियम ने बात की, इसने एहसन इकबाल ने की, ख्वाजा आसिफ ने की, अहमद साहब बात कर रहे हैं, 4 मुख्तलिफ लोग, 4 मुख्तलिफ बातें। अब आप मुझे हमें बताएं कि हमारा मकमसा क्या है। इनके अंदर 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई एक तरफ जाता है, कोई दूसरी तरफ जाता है। अभी आपने देखा होगा, पहले ईवीएम है, ईवीएम को नहीं करना उसकी कि जी ये नहीं कर सकता, यूं होता है, इस पे धांधली होती है। फिर अभी आ जाते हैं ये कि जी ये कराते कोई और हैं। और भाई अगर कराते हैं, उसके 3 दफा वज़ीर आज़म आप बन चुके हैं, आप बेनिफिशियरी रहे हैं इस बातों की जिनकी कि आप अभी बनते हैं। आप इनकलाबी बन जाते हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं और उसको आने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार होते हैं। इनकी पार्टी सब कुछ करने को तैयार होती है, सब कुछ मीन सब कुछ। अब जो है तो इस वक्त जो है ना हिस्ट्री के उस सब कुछ इस वक्त इस मोमेंट ऑफ क्रॉस रोड ऑफ हिस्ट्री हम खड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास एक लीडर आया है, वो उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने अपनी बेटी को नहीं बनाना, अपने बेटे को नहीं, अपने भाई को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं, किसी की उसकी वो नहीं है। वो मुल्क के लिए काम कर रहा है, उसने जो स्टेप्स लेने हैं वो ही इसको वो कर रहे हैं कि ये पूरे वो जो स्टेटस को है उसको डिसरप्ट करने से ये रोक रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन, ये सारी चीजें जिनका कि जिक्र ये कर रहे हैं, उसका ये है कि हमें टेक्नोलॉजी पे आना होगा। लॉस तो हमारे पास पहले भी हैं और मैं आपको बता दूं 2017 में जब ये 16 से 17 ये एक साल इनकी जो पूरे कमेटी बनी थी उसका मैं भी मेंबर था। मैं आपको बताऊं कि जी उस वक्त उसको इसहाक डार हेड कर रहे थे, ठीक है। और उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब 103 इंसर्ट हुई थी, बुलाया था, कोई फ्रांस से आया, कोई स्पेन से आया, कोई अमेरिका से आया, वो बेचारे उनको बैठे हुए जाते हुए कहने लगे जी ये लोग आए हुए हैं इतनी दूर से, इनको टेस्ट तो करें। ओ यार छोड़ो बस, ठीक है और करके चले गए। इनको पता है ये जो बैलेट जो ठप्पा माफिया है जिसका कि ये इनका ट्रेडमार्क इनके पास है, ठप्पे माफिया का ट्रेडमार्क इनके पास है, स्टफिंग, गलत इलेक्शंस में मैनिपुलेट करना, आईडी कार्ड्स, फैमिलीज की डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ ये मास्टर हो गए हैं उसके। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि बड़ा क्लीन नीट सिस्टम हो, और ये मुख्तलिफ तावीलें इस्तेमाल करके इसमें से निकलने चाहते हैं। लेकिन हमारी कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज 100% कमिटेड एंड वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। होल पार्टी एंड बोथ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उनके पीछे खड़े हैं कि हमने इस मुल्क के इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना है। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें ये करना पड़ेगा, शफाफियत बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन भी शफाफियत और एहतसाब पे लड़ा था। और आज मरीम नवाज साहिबा ने कुछ जिक्र किया तोशा खाना का, उसके गिफ्ट क्या का, इस हवाले से आइए देखते हैं। इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए, और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा।
ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है, ये पाकिस्तान का की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका जाती माल नहीं है। जी नाज़रीन, और तोशा खाना के हवाले से रेफरेंसेस साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर पे भी चल रहे हैं और जो हुकूमत ने इस हवाले से सरकारी मौक़िफ़ दिया कि जी फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, जिस बात का हवाला दिया मरीम नवाज साहिबा ने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब माजी में क्या कहते थे, क्या मिसालें देते थे, आइए देखते हैं। अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए? जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। मिनिस्टर साहब ये तोहफों का क्यों नहीं बता रहे, क्या वजह है? तोशा खाना की क्यों सीक्रेट रख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने स्लॉट देखा है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हजरत उमर की एग्जाम्पल दे रहे हैं और ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये है ना कि उन्होंने ये साबित किया जब उन पे अपोजिशन ने एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाया बनीगाला के घर का, उसका तो प्राइम मिनिस्टर ने 7-8 महीने लगाए, कोर्ट्स में जाते थे, हम भी उधर जाते बैठते थे और उन्होंने वो सबूत दिया जो कि उसकी मनी ट्रेल दी। बजाय इसके आप दूसरे इन कंट्रास्ट देख लें कि जवाब शरीफ है, पार्लियामेंट में कहते हैं ये हैं वो जरा है, कभी कतरी खत ले आते हैं, कभी क्या करते हैं, और आज वो हमें भाषण दे रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को पेश किया है कानून के सामने और हर एक सबूत दे के और फिर वहां से क्लियर हुए, सादिक अमीन करार दिया। तो ये लोग तो अभी तक छुप रहे हैं और अभी ये हमें हमारी बातों को रिपीट करके मतलब है कि वो ये तो मान लिया इन्होंने कि हम ये ऐसे थे। अब बाकी जहां तक तोशा खाने का ताल्लुक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, मैं आई एक्सप्रेस माई इग्नोरेंस, नॉट दैट आई वांट टू अवॉइड दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, सो आई पता कर लेंगे ये जी, मैं पता कर लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर मैं आऊं, मैं इंशाल्लाह वो करूंगा। मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में जी मलिक अहमद खान साहब, मैं इससे पहले कि आपसे इस डायरेक्ट सवाल पे आऊं, इमरान खान साहब वजीर आजम ने भी आज इसी हवाले से कुछ रसीदों का जिक्र किया कि लोग हैं कैसी बातें करते हैं, रसीदें मांगो तो रसीदें नहीं होती। आइए देखते हैं। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जो हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जी मलिक अहमद खान साहब, वजीर आजम आज भी कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं जो तोशा खाना का अननेसेसरी एक चीजें हाइड करके स्कैंडल बनवाना चाह रहे हैं और पीएम को इम्प्लीकेट कर रहे हैं उसमें? नहीं, ये सर, ये तो एक माजरत के साथ मैं बिल्कुल, ये एक इनएप्ट हिपोक्रेसी है, बिल्कुल ऐसे जैसे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई तशरीह करने की भी जरूरत नहीं है। यानी प्राइम मिनिस्टर अगर ख़ुद ये नहीं समझते कि उनकी हुकूमत ये कह रही है कि इसकी तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद वो ये तकाजा करते रहें कि ये तफसीलात दें, तो दिस इज़ देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। आप कहते क्या रहे, आपके इल्म में ये तोशा खाने के कवानीन और हुकूमत का जाके अदालत में ये मौक़िफ़ लेना कि ये जो PIC उसके तहत हम नहीं दे सकते इन डिटेल्स को, तो ये गवर्नमेंट का स्टांस है, इमरान खान की गवर्नमेंट का स्टांस। आप कैसे उनके सरबराह को बरीउल ज़ुम्मा कर सकते हैं कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं ये उनकी तरफ से कहा गया? नॉट एट ऑल सर, दिस डज नॉट वर्क दिस वे। दूसरी जहाँ तक आपकी ये बात है कि ये बेसिकली ये जो रूल ऑफ लॉ का एक दर्स प्राइम मिनिस्टर अपनी हर तकरीर में देते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये होती है कि आप कहते रहे कि कानून की अमलदारी होगी और कानून की अमलदारी के नाम पर आप उस एक लाकानूनियत फैला दें। और लाकानूनियत कैसी हो, जिसको अदालतें जो इस बात के लिए कायम की गई हैं पाकिस्तान में कि कहीं पर कानूनी तौर पे किसी के साथ कोई ज़्यादती, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैं आपके सामने 3 फैसलों का जिक्र करूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में एक जजमेंट आई
जिसमें बिल्कुल ये ठीक है, कहा वो गया सारी हम पहले कि भी नैब बात कर चुके हैं। मुझे अगर थोड़ा सा एक टाइम दे, अकाउंटेबिलिटी बात- पे वो जजमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने आपसे पहले भी उसका जिक्र किया था। एक और नाज़रीन इंटरेस्टिंग चीज़, वज़ीर के एडवाइज़र ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब, उनने बाकायदा तौर पर यह यकीन है, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब के सिलसिले में कहा कि वज़ीर आज़म ने उन्हें गारंटी दी है सेनेटर बनाने की। क्या कहा, आइए देखते हैं। दूसरी चीज आपने ये कही कि जी शौकत तरीन साहब, आप तो आपके पास दिन ही नहीं रह गए। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आपको मैंने सेनेटर बनाना है और उनके पास एक प्लान होगा। एंड आई ट्रस्ट माय प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई कैन टेल यू दैट। आई ट्रस्ट माई प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सेनेटर कब बनवा रहे हैं सर शौकत तरीन साहब को? देखें, जब आने वाले दिनों में आई थिंक बिफोर ही फिनिशेस हिज टर्म एज, वो जो 6 महीने की जो एक टाइमलाइन होती है। सेनेट इलेक्शन में कोई 20-22 दिन का तो नहीं वक्फा रह गया कि उस टाइम में करना पड़ेगा, इन्हें सेनेट इलेक्ट करवाना पड़ेगा? प्रोसेस शुरू कर दी आपकी पार्टी ने? वेल, आई एम श्योर कि एट द प्राइम मिनिस्टर हाउस लेवल ये तैयारियां हो चुकी होंगी और जब भी ये वक्त आएगा तो आई थिंक आपका पिछला तजुर्बा कुछ इतना अच्छा कामयाब नहीं रहा, हफीज शेख साहब हार गए थे। नहीं, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली वर्क। इलेक्शन होता है, किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और हमें उस सिलसिले में जो भी जिस सूबे से, चाहे वो मेरा ख्याल है कि पंजाब से ही होगा, तो उसमें हमें काम करना चाहिए और हम काम करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर। राइट, सेनेटर शिबली फराज साहब और मलिक अहमद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम मौजू जो पाकिस्तानी वर्कर्स मैन पावर एक्सपोर्ट होती है, क्या 2021 में अगस्त तक उसके जो नंबर्स हैं उस हवाले से कोई रेड फ्लैग रेज किया जा रहा है? वो नंबर्स कम हो रहे हैं और क्या वज़ीर आज़म को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी रहनुमा सेनेटर अनवर बेग साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिशनली कहा जाता है कि गल्फ ममालिक पाकिस्तान की मैन पावर एक्सपोर्ट के लिए इंतहाई अहम है। फॉरेन रेमिटेंसेस प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा आई हैं PTI के दौरे हुकूमत में, और जो 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिश की, उसके नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स क्या वो उसी तरह से चल रहे हैं? सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो मैन पावर एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? देखें अरशद, मैं नंबर्स पे तो अभी आता हूँ आपके पास। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये HRD मिनिस्ट्री को ज़्यादा समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। उनको एक चीज़ एहसास होना चाहिए कि एक आदमी पाकिस्तान से नौकरी के लिए जाता है, उसके 5 घर में वोटर हैं जो उस पार्टी को देते हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं समझाता कि ये मैन पावर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, जो 70s में किया, और आज तक पीपल्स पार्टी वो वोट बैंक खा रही है। यानी जो शॉकिंग पार्ट है मेरे लिए कि जब से PTI आई है, PTI ने आज तक HRD का मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया। तो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव टाइम टू डू द मार्केटिंग। हर मिनिस्ट्री का एक बंदा लगता है, एक मिनिस्टर लगता है, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको ये $25 बिलियन आपको होम रेमिटेंस में दे रहा है। कौन सा आपको, यानी आपको तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और रजाक दाऊद साहब भी ये फिगर्स नहीं दे रहे आपको। तो एक SAPM लगाया तो हुआ था जो बाद में फारिग किया गया। SAPM की कोई एक्चुअल पोजीशन होती नहीं है, क्योंकि GCC के अंदर जहां हमारा मेन एक्सपोर्ट होता है मैन पावर, वो SAPM को कोई चीज़ समझते नहीं। यू हैव टू बी अ फुल फ्लैश मिनिस्टर। और जब से अनफॉर्चुनेटली वो SAPM रिजाइन करके गए 5-6 महीने से, द पोजीशन इज वेकेंट। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, विदाउट एनी डिले ही मस्ट अपॉइंट अ गुड मार्केटिंग मैन हु इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट ऑफ द PTI, कि उसको मिनिस्ट्री दें आपको, उसको कहें ये काम करें, बिकॉज द जॉब इज वेकेंट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हम इतना बिजनेस इंडिया को लूज कर रहे हैं GCC में, उनकी मार्केटिंग और उनकी एम्बेसीज इतना काम कर रही है कि वी हैव लॉस्ट बिजनेसेस। आपको मैं देखें सर, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जून 14 को उन्होंने ट्वीट की कि पाकिस्तान बिकम्स अ मैन पावर एक्सपोर्ट लीडर इन द रीजन डिस्पाइट द पेंडेमिक, लीविंग बिहाइंड इंडिया एंड बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर इन 2020। अरशद साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप? पिछले साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजाज बैंड हो गए थे और आज तक बैन है। आपको पता है UAE में,
only semi-government and government organizations are getting work visas for Pakistan. Whereas इंडिया के लिए खुला हुआ है, इंडिया के प्लेन लोड्स जा रहे हैं. एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है अगले महीने में. आई मीन दुबई एयरपोर्ट इज फिल्ड विद इंडियन वर्कर्स. कौन से फिगर्स की आप बात कर रहे हैं? आप फिगर्स देख रहा था मैं, नाज़रीन को ये चार्ट भी अगर फुल स्क्रीन पे अदील राजा साहब हमें दिखा सकें कि स्टेटमेंट शोइंग टोटल नंबर जो अगस्त 2021 तक है, यूएई में टोटल कितने गए? 1179. ये कोई फिगर है 1179 8 महीने में? क्योंकि वीजास बैंड हैं, ऑफिशियली बैंड हैं आज तक. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, शाह महमूद कुरैशी ने कोशिश की है, बट वो नहीं खुले हैं. मैंने आपको जैसे कहा 2020 के लिए इतना बड़ा इवेंट है, कोई पाकिस्तानी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है. मां सवाए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, दे कैन इंपोर्ट वर्कफोर्स फ्रॉम पाकिस्तान. इंडिया के लिए ऑल प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू इंपोर्ट वर्कफोर्स फ्रॉम इंडिया. आपको मालूम है इंडिया के लिए कोई बैन नहीं है. प्लेन लोड्स आ रहे हैं वहां से. शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो यूएई के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत भी की थी इस हवाले से. अरशद साहब कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं आपको कह रहा हूं. आई नो ये फिगर्स है. सऊदी अरेबिया, वहां भी हमारे नंबर्स कम आते जा रहे हैं. देखें सऊदी अरेबिया भी ड्रॉप होता जा रहा है. आज देखें ना, एज आई स्पीक पाकिस्तान से कोई वर्कफोर्स नहीं जा रही क्योंकि वीजास नहीं लग रहे और फ्लाइटें भी नहीं है. वेयर एज नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए इट इज ओपन एंड प्लेन लोड्स ऑफ वर्कर्स आर गोइंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल टू सऊदी अरेबिया. वी आर लूजिंग बिजनेस. अच्छा, फिर आप ये बातें बताते हैं, हुकूमत जो ऐलान करती गई है, मैं वो भी आपको बताता जाता हूँ. पाकिस्तान बीट इंडिया बांग्लादेश इन मैन पावर एक्सपोर्ट इन 2020, और ये डॉन की खबर है और इसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब सऊदी अरेबिया में भी हमने तकरीबन कितने यहाँ पे फिगर दी हुई है कि जनाब जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया वाज द मेन डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी वर्कफोर्स और 1,36,000 लोग सऊदी अरेबिया गए हैं 2020 में. वो ये फिगर सही है. ये तो मैं 2020 की फिगर 2020 की फिगर है. 2021 में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो ये गए 88,000 गए सऊदी अरेबिया अभी तक, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स. और जैसे मैंने आपको कहा नेपाल से और बांग्लादेश से इट्स ऑल गोइंग, चार्टर फ्लाइट्स जा रही हैं. फिर आप देखें कतर पे आए. कतर में वो फीफा 22 है, हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. क्या कितने बंदे गए? साहब ने भी उनके दौर में हुआ था वादा कि 1 लाख वर्कर जाएंगे. कुछ भी नहीं. इस हुकूमत में भी ऐलान हुआ कि 1 लाख वर्कर्स पाकिस्तान. सर देखें, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त इस साल तक 17,000 आदमी गए. अब 17,000 कोई फिगर है? इंडिया से प्लेन लोड्स जा रहे हैं. मैंने आपको कहा ना, जो फीफा 2022 है, पाकिस्तानियों की तो वहां पार्टिसिपेशन है ही नहीं. और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उस फीफा गेम्स के लिए, सब इट्स ऑल कैप्चर्ड बाय इंडिया. हम कहां बैठे हुए हैं? अच्छा, कम टू कुवैत नाउ. कुवैत के फिगर्स आर शॉकिंग. 2021 में खाली 6 बंदे गए अभी तक, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त तक. ये बैन लगा है 2000 में लगा है. और लगा क्यों है? बिकॉज दे कॉट पाकिस्तानीज ये ड्रग ट्रैफिकिंग में. मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अब बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और खबरें भी आई थी कि कुवैत में मैन पावर एक्सपोर्ट खुल गई है. नहीं, कुछ भी नहीं खुला ना. सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस. कुछ भी नहीं खुला. डॉक्टर्स वगैरह गए तो हैं. डॉक्टर्स गए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे 550. दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइवेट सेक्टर. ये प्राइवेट सेक्टर के फिगर्स हैं. 6 प्राइवेट सेक्टर को वीजा नहीं दे रहे. जैसे मैंने आपको कहा ना, यूएई में भी गवर्नमेंट सेक्टर को वो वीजा दे रहे हैं एंड दे डोंट गिव. ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे. यानी इट्स ओनली 6 पीपल हैव गॉन इन 21. अच्छा, 2020 की फिगर लें कुवैत की, 15. और कुवैत इज फिल्ड विद इंडियन एंड बांग्लादेश वर्कफोर्स. और ओमान, वहां तो यकीनन जा रहे होंगे, ट्रेडिशनली हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे. नहीं, इंडिया ओमान तो आई विल नॉट कंप्लेन फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है. सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है और वो हमको, हमारा फिगर बहुत ही कम रहता है वहां पे. 15,000, 10,000, 15,000, विच इज नो फिगर. वेयर एज इफ यू टेक द इंडियन फिगर्स, दे वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ओमान जैसी जगह में जाता है. तो ओमान इज प्राइमरली, आई मीन
मैं क्या कहूँ वो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बेग साहब फोकस रहा है हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस पे, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं। जो फिगर्स अभी लेटेस्ट फिगर्स हम इस पे बात कर रहे हैं अगस्त 2021 तक की, ये तो डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। तो हमारी एम्बेसीज वहां पे क्या कर रही हैं, लेबर अटैचेज वहां पे क्या कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस क्या किरदार अदा कर रहे हैं? दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है और मिनिस्ट्री का काम है और प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जीसीसी कंट्री से जितने हमारे एम्बेसडर्स हैं और जितने हमारे ये लेबर अटैचेज हैं CWAs, दे शुड बी कॉल्ड टू पाकिस्तान एंड दे मस्ट बी ब्रीफ्ड एंड टोल्ड क्लियरली कि हर 3 महीने के बाद आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, अदरवाइज यू कम बैक टू पाकिस्तान। ये देखें, जब तक गवर्नमेंट उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगी ये काम नहीं करेंगे। कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेज जो लेबर अटैचेज जाते हैं वो मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई पंजाब गवर्नमेंट के होते हैं जिसका कोई तजर्बा नहीं होता, एंड इट्स ऑल मनी मेकिंग बिजनेस ओवर देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन पावर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, अदरवाइज विल बी डूम्ड। ये हमारे जो होम रेमिटेंसेस के फिगर आ रहे हैं ये किसी और मत में आ रहे हैं, ये वर्कर का रेमिटेंस नहीं है, क्योंकि वर्कर का तो फिगर्स ही नहीं है ना आपके। ये नीचे अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे जाना शुरू हो गया एंड यू आर रेजिंग अ रेड फ्लैग के इस पे फॉरेन अटेंशन दे। फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं, जापान आज से 1 साल पहले दे वांटेड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर जापान। आज तक हम नेगोशिएट ही कर रहे हैं और उन्होंने कंबोडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, इंडिया से सब अपनी वैकेंसीज फुल कर ली हैं। 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। करना क्या चाहिए आपके कुछ आई थिंक इट हैज टू, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू फर्स्ट ही हैज टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी और प्राइम मिनिस्टर साहब को पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसके अंदर और खुद उनको जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तानीज को यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वर्क वीजा हमारे खोलें। कुवैत ही ले लें फॉर एग्जाम्पल, जो फिगर्स मैंने आपको बताया वो खुलवाएं, उनको बैठ के खुलवाएं। ये कहने से कुछ नहीं होता, यानी वो कह देते हैं। इंडिया ये मार्केट्स क्यों कैप्चर कर रहा है, कैसे कैप्चर कर रहा है? देखें, इंडिया इज वेरी स्मार्ट, आई मीन दे आर ट्राइंग टू चोक पाकिस्तान। वो कहते हैं कि सोर्स से, देखिए एक तो उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हिट किया हुआ है, जो हमारी एक्सपोर्ट है उनकी भी वही एक्सपोर्ट्स हैं, वो यानी अंडर रेट करके प्राइसेस कम करके और उनको कंपनसेशन दे के एक्सपोर्टर्स को उन्होंने हमें मारा। नाउ दे मोदी, स्पेशली द मोदी गवर्नमेंट हैज अटैक्ड अस इन GCC। वो विजिट्स कर रहा है, उसने उनको बुलाया, आप देखें ना UAE के साथ कैसे ताल्लुकात हैं उनके, उनको बुलाया, उनको तगमा दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, मोदी जब से आया है उसने हमारी मार्केटिंग उसने इतनी की है इंडिया की कि हमें पीछे छोड़ दिया। हमने तो मार्केटिंग आज तक की नहीं है, अगर की होती तो ये हमारी हाल नहीं होता जो आज हमारा ये हाल हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, प्राइम मिनिस्टर साहब को इमीडिएटली एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाएं, बिठाएं, कोई मिनिस्टर है उसको बिठाएं, ऑफिशियल्स ऑफ द HRD मिनिस्ट्री बिठाएं और उनसे हिसाब किताब लेंगे ये ट्रेंड क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्यों जा रहे हैं। अनवर बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का और पॉलिटिकल टाइम पे रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं अनवर बेग साहब। और जो फिगर्स हैं नाज़रीन वो आपके सामने, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है जिस पे कि अभी इमीडिएटली काम किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।